नमस्कार, मैं विद्यानिधि। विमेन फॉर विमेन श्रृंखला के तहत आज जिस विषय को मैं स्पर्श करना चाह रही हूँ, वह है अनचाहा स्पर्श। स्पर्श किसे नहीं चाहिए? मिट्टी को भी एक छोटा अंकुर उगाने के लिए स्पर्श चाहिए। पेड़ की डाल को भी फलने और फूलने के लिए स्पर्श चाहिए। संसार के जितने भी चर अचर प्राणी हैं, सबको जीने के लिए और आगे जन्म देने के लिए स्पर्श चाहिए। इंसान भी उसी कैटेगरी में आता है। हम लोगों को भी स्पर्श चाहिए और शायद थोड़ा ज़्यादा चाहिए, चूँकि हम लोग संवेदनशील हैं, सोचते हैं, भावुक हैं। तो हम लोगों को तो ये स्पर्श बहुत ही ज़्यादा चाहिए। बचपन से ही एक छोटे से बच्चे को माँ का आँचल चाहिए, पिता का स्पर्श चाहिए। आगे चल के स्त्री और पुरुष को एक दूसरे का स्पर्श चाहिए। और फिर जब हम बड़े हो जाते हैं, अधेड़, फिर बूढ़े हो जाते हैं, तब हमें अपने बच्चों का प्यार भरा, ममता भरा स्पर्श चाहिए। लेकिन ये स्पर्श जब अनचाहा, अवांछित, घिनौना और विभत्स हो जाता है, तो ये स्पर्श हमारे शरीर को ही सिर्फ कष्ट नहीं देता, बल्कि हमारी अंतरात्मा को भी घायल कर देता है। और जहाँ तक स्त्री का सवाल है, बचपन से ही इस अनचाहे अवांछित स्पर्श को झेलना पड़ता है और मुझे लगता है आप में से बहुतों ने इसे झेला होगा। ये मैं नहीं जानती कि ऐसे अनचाहे स्पर्श को आपने दुत्कारा या नहीं, आपने विरोध किया या नहीं, क्योंकि आमतौर पर हमें ये सिखाया गया है कि जैसे ही कोई हमें अगर बुरे नीयत के साथ छू रहा है, ऐसा तो है नहीं कि हमें पता नहीं चलता, पता चल जाता है, एक सिक्स सेंस होती है। और लड़कियों को हमेशा पता चल जाता है कि किस नीयत से उसे छुआ जा रहा है, कि उसमें प्यार है या उसमें कुछ और। तो जैसे ही ये बुरी नीयत का हमको एहसास हो जाता है, हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं, हम लोग आमतौर पे वहाँ से हट जाते हैं, अगर हटने की जगह होती है तो। लेकिन अगर हम हट नहीं पाते और हम उसे झेल भी लेते हैं, तब भी मुझे नहीं लगता कि हम में से बहुत लोगों को ये हिम्मत होती है कि अपनी माँ से या अपनी बड़ी बहन से हम ये कहें कि नहीं, कि फ़लाने अंकल ने हमको छुआ तो हमें अच्छा नहीं लगा। क्योंकि ऐसा लगता है कि पता नहीं, कह देंगे तो माँ बोलेंगी कि नहीं तुम्हारी गलती रही होगी, कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अंकल तो बहुत अच्छे हैं, अंकल ऐसा क्यों करेंगे, है ना। तो इस तरह की बातें, और फिर हम लोगों की तो संरचना ही ऐसे है ना, क्योंकि स्त्री को तो स्त्री बना दिया जाता है। तो बचपन से ही हमें ये कह दिया जाता है कि हाँ, मतलब जिस हाल में हम हैं उसी हाल में ही तो खुश रहना है। अगर जो भी कुछ हमारे ऊपर हो रहा है उसको हमें चुपचाप सहना है। और सहना क्यों है? क्योंकि अगर हम कुछ कहेंगे तो ज़माने की नज़रों में बना जो है हम लोग बुरे बनेंगे। नहीं, ज़माने की नज़रों में बुरा बनना तो बहुत बात की बात है। हमें तो अपनी ही नज़रों में बुरा बनना सिखा दिया जाता है कि अगर हमारे साथ में छेड़छाड़ हो रही है या हमें कोई गलत नज़रिए से देख रहा है या मतलब गलत नज़रिए से हमारे शरीर को निहार रहा है, या हमें उससे भी आगे बढ़कर वो हमें गलत तरीके से छू रहा है, तो हमको लगता है कि हमारी गलती है। और ये शुरू से ये बात हम लोगों के दिमाग में डाल दी गई है, हमारे टीचर्स में। और आज मैं 60 साल की हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज के टीचर्स भी, और मैंने ऐसे इनफैक्ट शिमला के भी ऐसे कई कॉलेजेस हैं जहाँ पे मैंने टीचर्स को ये बात करते हुए सुना है कि अगर लड़कियों के साथ में ईव टीजिंग होती है या लड़कियों को लड़के छेड़ते हैं या बस में उनके साथ में कोई गलत तरीके से उनको छूता है, तो इसके लिए लड़कियां जिम्मेदार होती हैं। हम मुझे ये बात बड़ी, बहुत ही जिसे कहते हैं ना, बहुत हैरानी की, मतलब बहुत अजीब बात है कि मतलब अगर लड़का छू रहा है तो गलती लड़की की है। क्यों? शायद वो सही ढंग से ड्रेसअप नहीं हुई, शायद उसने मेकअप किया हुआ था, शायद उसने ठीक से कपड़े नहीं पहने हुए थे, मतलब जैसे उसको पहनने चाहिए थे। हाँ, बहुत बहुत ही हंसी की बात है कि आपने देखा होगा आदमी लोगों को कि सड़क के किनारे ही अपनी पैंट खोलकर मूतना शुरू कर देते हैं, है ना। तो स्त्रियां तो कहीं से प्रवोक नहीं होती उनके ऊपर। क्या स्त्री ने बोला कि हाँ आजा, चल चलते हैं? लेकिन अगर लड़की एक कुछ भी किए
किए बिना अगर एक सिंपल सी लड़की भी अगर सड़क पे जा रही है तो वो असंख्य लड़कों की बुरी नज़रों का शिकार बनती है, चाहे उसने कुछ भी ना किया हो। और आजकल तो आप देख लीजिए, जितने भी रेप के हादसे होते हैं उसमें 6 महीने के, 4 महीने के, 8 महीने के बच्चे बच्चियां हैं, उनके साथ में रेप होता है। तो आप मुझे बताइए, उन्होंने ऐसा क्या गलत कर दिया कि उनके साथ में रेप हो रहा है? तो ये जो अपने आप में जो लॉजिक है, ये बचपन से हम लोगों को सिखा दिया जाता है कि अगर तुम्हें किसी ने छुआ है तो वो तुम्हारी गलती है। और इसका हश्र ये होता है कि लड़की ये जानते हुए भी कि उसे कोई गलत नज़र से देख रहा है या उसे गलत तरीके से छू रहा है, कि लड़की कभी भी विरोध नहीं करती है, क्योंकि उसे लगता है ऐसा कहने से उसकी समाज में बेइज्जती हो जाएगी। मतलब उस व्यक्ति की समाज में बेइज्जती नहीं होगी जो कर रहा है, बल्कि उस लड़की की समाज में बेइज्जती होगी जिसको कि हिंसा का या स्पर्श का या रेप का शिकार होना पड़ रहा है। हालांकि मैं अभी आज जो आपसे बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक स्पर्श की ही बात कर रही हूँ, मैं रेप तक नहीं जा रही हूँ। लेकिन आप ये सोचिए, ये भी कोई बहुत छोटा मुद्दा नहीं है, क्योंकि जब जब लड़कियां विरोध नहीं करती हैं तो पुरुषों को इसकी आदत पड़ जाती है। पुरुषों को लगता है लड़की ने तो बोलना नहीं है, वो जो मर्जी करें, छुएंगे तब नहीं बोलेंगी। अब ये तो पिछले ही 10-12 सालों में मैंने देखा कि जिन लड़कियों के साथ में रेप होता है वो पुलिस में जाती हैं, सहती हैं, पुलिस के प्रहार सहती हैं, कोर्ट में भी झेलती हैं, विरोध करने को तैयार हो जाती हैं, और अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर भी वो गवाही देने को तैयार होती हैं। और अब क्या हुआ, अब क्योंकि कानून बन गया है कि भाई अगर कोई पुरुष स्त्री के साथ में किसी भी तरह का दुष्कर्म कर रहा है और उस दुष्कर्म की जो जघन्यता है उसको देखते हुए उसको फांसी तक की सज़ा हो जाती है, मतलब हो सकती है, हुई भी है। तो इसलिए अब क्या हुआ है कि लड़कों के मन में ये मानसिकता घर कर गई है कि अगर हमने कुछ करना है किसी लड़की के साथ तो फिर उसका प्रमाण नहीं छोड़ना है ना, क्योंकि हम ना फंसें। तो इसलिए अब आजकल जितने भी केसेस हम लोग टीवी में और अपने आसपास के माहौल में होते हुए देख रहे हैं, वो सारे के सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें रेप करने के बाद लड़की को मार दिया जाता है। यानी ना होगा गवाह, ना बजेगी बांसुरी। मतलब ये सारी चीज़ों को देखते हुए भी हम लोग, यानी हम लोग, अब तो हम बहुत बड़े हो गए हैं और हम, मुझे लगता है कि आगे की जो पीढ़ी है उसको हम ये सब बातें बता सकते हैं, सीख दे सकते हैं, अपने अनुभव भी उनसे साझा कर सकते हैं। ये कम से कम एक अवेयरनेस तो हो, और कम से कम ये तो हो कि हम हर चीज़ का विरोध करें, क्योंकि हमने हमने किसी का क्या खाया है, हमने क्यों किसी की बात झेलनी है यार, है ना। और ये वो भी ऐसा झेलना, मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि बस में चलते वक्त जो लड़के हैं, मतलब वो सट के खड़े हो जाएंगे लड़कियों के साथ में, और लड़कियां क्या करेंगी, वहाँ से हट जाएंगी। अरे उलट उलट के थप्पड़ क्यों नहीं लगाती आप उनको, है ना। फिर आपको ये लगता है कि नहीं, अगर हम थप्पड़ मारेंगे तो वो आगे से कुछ बोलेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो सिर्फ बोलेगा ही नहीं, बल्कि हो सकता है कि वो आपके ऊपर बुरी तरह से वायलेंट हो जाए। और वहाँ पर, और इतनी मतलब एक छोटा सा भी सहारा आपको नहीं मिलेगा कि उस समय अगर आपने किसी व्यक्ति को थप्पड़ लगा दिया जब उसने आपको छेड़ा, तो आप जानती हैं, अच्छी तरह जानती हैं कि शायद उस बस में या उस चौराहे पर या उस जगह पर जहाँ पर भी ये हादसा हुआ, कोई एक सिंगल आदमी, कोई एक सिंगल औरत, कोई एक सिंगल इंसान आपको नहीं मिलेगा जो शायद आपके समर्थन में आएगा। मैं ये सच कह रही हूँ और अपने अनुभवों के आधार पर कह रही हूँ। बचपन से स्टार्ट करती हूँ। बचपन में तो मुझे खैर ऐसा बहुत ज़्यादा मेरे साथ में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ कि मुझे मतलब किसी व्यक्ति का, किसी अंकल ने कोई अनचाहे रूप से छुआ हो, ऐसा मुझे याद नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने कॉलेज जाना शुरू किया, और मैं एलएसआर में पढ़ती थी दिल्ली में, और हम लोग यू स्पेशल में जाया करते थे, और मुझे लगता है कि पहला ही दिन मेरे लिए इतना बुरा था, घर आकर रोई
क्योंकि इतने सारे लड़के और लड़कियां थे बस में, लेकिन लड़के क्या कर रहे थे, या तो वो बुरे बुरे भद्दे भद्दे कमेंट्स कर रहे थे, और कुछ लोगों की तो इतनी हिम्मत थी कि अगर आप बस में सीट पे बैठे हुए थे तो वो आपके मतलब कंधे तक से आके पूरे सट जाते हैं, अपना पूरा भार आपके ऊपर डाल देते हैं, यानी अपने जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो आपके शरीर को छुआने लगते हैं। मतलब वो इतना भद्दा था कि मुझे समझ में नहीं आया कि यार ऐसी बस में, मतलब यू स्पेशल यानी यूनिवर्सिटी स्पेशल में हम लोग आखिर अगर जाएंगे तो कैसे कॉलेज जाएंगे यार, और रोज़ यही सब कुछ झेलना पड़ेगा मुझे, है ना। क्योंकि मिडिल क्लास के पास अब ऐसी गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो होती नहीं है कि हाँ ठीक है आप सेफ़ चले जाएंगे। हालांकि गाड़ियों में भी आजकल कौन सेफ़ है, आप देखते हैं ओला है, ओला और ये उबर, मतलब दिल्ली में जैसी ऐसी टैक्सी कंपनीज़ हैं उनमें भी आपने देखा कि इन सारी कैब कंपनीज़ में भी ऐसे बहुत सारे केसेस हुए कि रात में महिला मतलब कोई महिला जा रही थी और उनके साथ में अंधेरे में दुष्कर्म किए गए, खुद मतलब ड्राइवर के ही द्वारा। तो देखिए शुरुआत चीज़ एक ही है, चीज़ जो है वो वर्चस्व की है। पुरुष अपना वर्चस्व समझता है स्त्री पर, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो बूढ़ी हो, लेकिन पुरुष हमेशा उसके ऊपर अपना वर्चस्व समझता है। इसलिए उसे लगता है कि अगर उसने किसी को छू भी लिया तो क्या हुआ, स्त्री तो छूने की ही चीज़ है ना, छू लिया। पर मुझे, और ये देखिए कि बचपन की ये जो, मतलब बचपन तो नहीं, खैर जवानी की बात करूं तो जवानी की ही ये सारी चीज़ें जो मैंने झेली, वो यू स्पेशल्स का जाना आना, वो उनके कमेंट्स सुनना, है ना, उसके बाद हम लोगों ने फिर दूसरे तरीके निकाले, क्योंकि कहीं ना कहीं तो विरोध करना ही था। तो हम लोग, वो डिवाइडर होता है ना, तो उस डिवाइडर को हम लोग अपने झोले के अंदर रखते थे किताबों के साथ में। तो जैसे ही कोई लड़का आके बिल्कुल हमारे कंधे के ऊपर ऐसे पूरा अपने आप को डाल देता था और अपने प्राइवेट पार्ट्स हमसे छुआने लगता था, तो हम क्या करते थे कि झोले के अंदर से वो जो डिवाइडर था हम वो उसको ऐसे चुभाने की कोशिश करते थे कि वो थोड़ा सा पीछे हो जाए, क्योंकि उसको भी समझ में नहीं आता था कि ऐसी कौन सी पॉइंटेड चीज़ है जो उसको छू रही है ना। लेकिन ये तो बहुत टाइम, मतलब बहुत ही छोटे से वक्त के लिए ये सारी चीज़ें थी कि उनसे आप बच सकते थे। अल्टीमेटली फिर क्या हुआ, अल्टीमेटली ये हुआ कि मैंने फिर लेडी स्पेशल में जाना शुरू कर दिया। देखिए 10 बजे का कॉलेज और 8 बजे की लेडी स्पेशल लेकर हम 9 बजे से पहले ही कॉलेज पहुंच जाते थे और कॉलेज में लॉन पे बैठ के बैठे रहते थे। हाँ ठीक है, कोई किताब खोल ली, कोई और आ गया, किसी से बात कर ली, लेकिन सिस्टम को तो हमने नहीं चेंज किया ना, लोग तो वैसे ही रहे, आज भी बसेस में वैसा ही होता है। अब देखिए फिर मैं बड़ी हुई और उसके बाद जब मेरा एलएसआर ख़त्म हुआ उसके बाद मैं जेएनयू में गई, और जेएनयू का माहौल बिल्कुल ही अलग था। अ, रात के 12 बजे भी अगर मैं लाइब्रेरी से वापस आ रही हूँ, मैं ही नहीं कोई भी लड़की रात के 12 बजे भी वहाँ पे मतलब गंगा ढाबा पे चाय पीती थी, लाइब्रेरी जाती थी, बाज़ार से इधर उधर घूमने के लिए, खाने के बाद टहलने जा रहे हैं। कभी कोई ईव टीजिंग का हादसा नहीं हुआ, किसी के साथ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक तरह की समानता थी, एक तरह की वैचारिक परिपक्वता थी, जो कि मुझे लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं थी। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्चुअली दिल्ली का ही हम कहें की ही जो मानसिकता है उसको कैरी करती है, जबकि जो जेएनयू है उसमें देश भर से मतलब कई जगह के लोग आते हैं, और वे सारे लोग स्त्री को शायद उतने वर्चस्ववादी नज़रिए से नहीं देखते, है ना। काफ़ी हद तक, जैसे दक्षिण की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, इन सारी जगहों में मुझे लगता है कि कहीं हद तक उनकी जो सांस्कृतिक जड़ें हैं वो इतनी मजबूत हैं, और स्त्री को समानता भी मैं कहूँ कि अपेक्षाकृत, जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत की अपेक्षाकृत दक्षिण भारत में या नॉर्थ ईस्ट भारत में स्त्रियों के प्रति एक सम्मान की भावना कहीं ज़्यादा है। और मैंने तो पूरे देश भर में मैं कई जगह पे घूमी हूँ और बसेस में घूमी हूँ, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैं बहुत चली हूँ। मैं आपको कोलकाता की बात बताऊँ
कोलकाता में जब आप बस में होते हैं, बस बहुत भीड़ भरी बसें होती हैं, बसों में जेब कतरे आपको ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन आमतौर पे आपको कोई टीज़ नहीं करता, आपको कोई छूता नहीं है। मतलब आपके कोई साथ में सट के खड़ा नहीं होता। और आप बस से उतरते हैं, चढ़ते हैं, तभी भी कंडक्टर आपको या तो दीदी कह के बात करेगा या माँ कह के बात करेगा आपकी उम्र के हिसाब से, या बाऊदी कह के बात करेगा, बाऊदी माने भाभी। तो एक एक शिष्टाचार है। और ये मुझे लगता है कि जो एक सांस्कृतिक जड़ें होती है ना, उनमें होता है ये स्त्री का सम्मान या समानता का भाव। और जिन जगहों में, मतलब दिल्ली जैसे महानगर में, जहाँ ये समानता बिल्कुल नहीं है, जहाँ बहुत ही हम कहें कि पुरुष प्रधान समाज है, दिल्ली और पूरा उत्तर भारत में कहूँगी, वहाँ पे ये भाव ज़्यादा है। मतलब छेड़ने का, मतलब ये स्त्रियों को छेड़ने का या उनको अपनी संपत्ति मानने का या उनको उन पर हिंसा करने का ये ज़्यादा है। हालांकि कोई भी देश का कोई भी हिस्सा कोई अपवाद तो नहीं है। रेप के केसेस भी पूरे देश में होते हैं, ईव टीजिंग की घटनाएं भी सब जगह होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अब कोई एक हिस्सा बिल्कुल इससे जो है वो अछूता रह गया हो, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी एक सामान्य जो शिष्टाचार है, अब मैं आपको गोवा की बात करूं, गोवा में देखिए कितनी ओपननेस है, लेकिन उसके बावजूद मैं गोवा की बसों में भी घूमी हूँ, कभी ऐसा कोई किस्सा ऐसा मैंने नहीं होते देखा, मेरे साथ नहीं हुआ कहीं भी, जहाँ पे आपने किसी को, मतलब जानबूझकर आपके ऊपर कोई बंदा बिल्कुल चढ़ी गया हो और आपको गलत जगह पे छू ही रहा हो, ऐसा कभी मैंने नहीं देखा। महाराष्ट्र में देखिए, वहाँ पे महाराष्ट्र में क्या है कि बसेस के बाहर भी लाइन लगती है और स्वेच्छा से लोग लाइन लगाते हैं। कोई ऐसी पुलिस खड़ी नहीं रहती कि हाँ लाइन में लगी, स्वेच्छा से लोग लाइन लगाते हैं, लाइन लगा के बस में चढ़ते हैं। और बस में चढ़ने के बाद भी वो एक लाइन में एक साइड में खड़े हो जाते हैं और दूसरी साइड जो है वो आने जाने वालों के लिए खुली रहती है। इसलिए कोई किसी को छूता भी नहीं और कोई जानबूझकर तो नहीं ही छूता, लेकिन अनजाने का भी यानी बहाने का भी जो उसमें है वो बहाने की भी गुंजाइश नहीं रहती है कि नहीं मैं तो निकल रहा था, गलती से लग गया। जबकि आप दिल्ली के बसेस में देखिए, इनफैक्ट आप शिमला के बसेस में देख लीजिए, शिमला के यहाँ पे संजौली चौराहे पर देख लीजिए, शिमला में भी अगर कोई लड़की खड़ी है और उसके साथ में पुरुष छेड़छाड़ कर रहा है या उसको छू रहा है तो वो लड़की भी कुछ नहीं बोलेगी, जो वहाँ लोग बैठे होंगे वो लोग भी कुछ नहीं बोलेंगे, सब देखते रहेंगे। और अगर गलती से लड़की ने बोल दिया तो फिर उसका जवाब क्या होगा? उसका जवाब ये होता है कि अगर ऐसा ही है, देखो जी बस है, धक्के तो लगेंगे ही, है ना। अगर आपको धक्के नहीं चाहिए तो टैक्सी में आ जाओ। अरे भाई मुझे प्रॉब्लम तुमसे है तो मैं टैक्सी में क्यों आ जाऊं? तुम टैक्सी में आओ ना, मैं तो बस में चलूंगी, क्योंकि बस जो है वो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट है, तो उसमें सबको शिष्टाचार से चलना चाहिए। ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब अगर आपको बहुत ही ज़्यादा वो करना है तो आप आओ ना टैक्सी में, हम क्यों आए? लेकिन इस तरह की भद्दी बातें जो की जाती हैं, मैं आपको अपने ही साथ में एक बात बताती हूँ। मैं 40 साल की थी जब मैं शिमला में आई। मतलब उससे पहले मैं बिलासपुर में थी, और बिलासपुर तो बहुत ही खूबसूरत जगह, झील के किनारे एक सुंदर सा शहर। और शिमला में आई। शिमला फिर से एक महानगर है और उत्तर भारत का महानगर है। यहाँ भी कई तरह के प्राणी हैं, है ना, कई कई जगह से आए हुए लोग हैं। तो एक एक जो हम कहें कि हिमाचली संस्कृति के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं वो तो सब में होंगे नहीं, क्योंकि हिमाचली संस्कृति में भी स्त्री को बहुत सम्मान से देखा जाता है। लेकिन चूंकि ये भी एक महानगर है शिमला, तो इसमें भी कई तरह के लोग हैं ना। तो क्या हुआ कि अब मैं आपको बता रही हूँ, मैं 40 साल की थी उस समय, कोई मैं बच्ची नहीं थी, कोई लड़की नहीं थी। और यहाँ संजौली के चौराहे पर एक आदमी, एक लड़का ही था वो, और वो बहुत बुरी तरह से पूरी मेरी टांग पर ऐसे हाथ फेर कर गया। वो गलती से लग ही नहीं सकता ना, पूरी तरह से हाथ फेर कर गया। और वो इतना भद्दा था, मेरे हाथ में बहुत सारा सामान था, मेरी माँ मेरे साथ थी, और मैंने अपना सामान झट से माँ को थमाया। मैंने कहा पकड़ो मैं अभी आई। और उसके बाद मैं उस लड़के के पीछे गई और मैंने बीच चौक पर उस लड़के को पीट दिया। मैं लाल नहीं हुई, मुझे कोई एम्बेरसमेंट नहीं हुआ, मुझे कोई झेप नहीं हुई। इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए और यकीन मानिए कि किसी एक भी बंदे ने उसको मारने की या उसको डांटने की या मेरे समर्थन में आने की ज़रूरत नहीं समझी।
और हैरानी की बात यह है कि अगले दिन ठियोग में, जब मैं उन दिनों ठियोग में पढ़ाती थी, तो अगले दिन जब मैं ठियोग में कॉलेज पहुंची तो वहाँ सब लोगों को ये खबर थी कि मैडम ने कल किसी की ठुकाई कर दी है। यानी इसका मतलब आप में से कोई वहाँ था। तो ये एक्चुअली समाज के ऊपर डिपेंड करता है कि लड़की विरोध करेगी या नहीं करेगी। अगर गलत हो रहा है, गलत तरीके से छुआ जा रहा है, तो विरोध करना चाहिए। चाहे आपको ये लगे कि आप अकेले हैं, चाहे आपको लगे कि आपके साथ में कोई नहीं आएगा, लेकिन तब भी आपको विरोध करना चाहिए। और अगर आप इस समय विरोध नहीं करेंगी तो ये छोटी सी छेड़छाड़ ही आगे चलकर फिर रेप जैसे दुष्कर्म में बदल जाती है। इसलिए उसको, जब वो कली खिलती है ना, ये कली नहीं है, ये कांटा है। ये कांटा जब उगता है ना पुरुष के मन में कि स्त्री को चुभे, तो इस कांटे को उसी समय तोड़कर फेंक देना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा भावावेश में मैंने ये सारी बातें कह दी। अब मैं सोच रही हूँ कि एक तो मैं पहले कहानी का जिक्र करूँगी एक आप लोगों से। रेखा वशिष्ठ हैं, हिमाचल की बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही संवेदनशील कथाकार है। उनकी एक कहानी है हाथ। जिन दिनों मैं शायद हंस में पढ़ती थी, तब मैंने मतलब हंस में काम करती थी, बहुत पुरानी बात है, 30-40 साल पहले की, तब ये कहानी लिखी गई थी और मैंने ये पढ़ी थी। और ये कहानी एक ऐसी युवती के बारे में है जो कि रात में बस का सफ़र कर रही है। कहानी का नाम है हाथ। और ये हाथ क्या है? यानी उस स्त्री को रात भर ऐसा महसूस होता है कि कोई ना कोई हाथ, कोई सीट के पीछे से, कोई सीट की बगल से, कोई सीट के नीचे से, मतलब कहीं ना कहीं से वो हाथ जो है वो रात भर उस स्त्री को छूने की कोशिश कर रहा है। और मुझे जब वो कहानी मैंने पढ़ी थी, इतना विभत्स एहसास हुआ था, इतना घिनौना एहसास हुआ था कि छी, मतलब एक इतना प्यार भरा जो स्पर्श होता है इंसान का, उस स्पर्श को कैसे वो हाथ एक घिनौने स्पर्श में बदल देता है। कितना कितना गलीच एक शब्द है मेरे पास, गलीच। मतलब कैसे हम स्त्रियां जो हैं वो ऐसे अनचाहे स्पर्श को झेलते झेलते बड़ी हो जाती हैं। देखिए, बात जो है वो छूने की है। छूना प्यार भरा भी हो सकता है। और समाज की नैतिकता देखिए, अगर स्त्री किसी को प्यार से छूती है तो वो चरित्रहीन है। मतलब अपने पति के अलावा या पति से पहले, है ना। अगर उसने प्यार से, ठीक है, उसकी शादी नहीं हुई, मान लीजिए शादी नहीं हुई, लड़की है और किसी से प्रेम करती है, और अगर उसने प्यार से अपने उस प्रिय को छू लिया तो वो चरित्रहीन है। लेकिन अगर पुरुष उसको खुलेआम बस में छू रहा है, उसके ना चाहते हुए छू रहा है, और कैसे छू रहा है, मतलब हाथ से छुएगा, उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको छूने की कोशिश करेगा। और कई बार तो मैंने देखा है कि कैसे छूते हैं पुरुष, अपनी कोहनी से। एक कोहनी जो होगी ना, वो मतलब लड़कियों के यहाँ लगा देंगे, वहाँ लगा देंगे। आप अपनी कोहनी को छू के देखिए, कोहनी में तो बिल्कुल कोई सेंसेशन ही नहीं होती है। अगर आप कोहनी को छू के देखिए, कोहनी में कोई सेंसेशन नहीं है। लेकिन पता नहीं उन पुरुषों को सिर्फ मतलब ये सेंसेशन उस कोहनी से कैसे हो जाती है। सिर्फ ये सारा मानसिक व्यभिचार है और कुछ नहीं है। तो मैं जो बात आपसे कह रही थी कि अगर एक लड़की अपनी इच्छा से अपने प्रियतम को या अपने पति को भी छूती है, तो या तो वो चरित्रहीन कहलाएगी, या वो चालू कहलाएगी, या वो फास्ट कहलाएगी कि बड़ी फास्ट है यार, है ना। लेकिन अगर पुरुष अपनी इच्छा से और स्त्री की इच्छा के विपरीत अगर उसको खुलेआम छूता है, तो स्त्री को चुप रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। विरोध करना तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आगे चलकर वो आपको और भी ज़्यादा आहत कर सकता है। आगे चलकर हो सकता है वो आपका पीछा करे, आगे चलकर हो सकता है कभी आप उसे अकेले में मिल जाएं,
है ना। अकेले में कई बार आप घर आते जाते, यानी एक तरह से स्त्री के तो आने जाने पर भी मतलब जो है वो प्रतिबंध है, बैन लगा रखा है आपने। जाए तो अपनी सहेलियों के साथ जाए, जाए तो अपने भाई के साथ जाए, जाए तो अपने पिता के साथ जाए। और फिर बात करते हैं आप स्त्री सशक्तिकरण की, मतलब विमेन एम्पावरमेंट की। ये कौन सी विमेन एम्पावरमेंट है जब हमें अपनी हर चीज़ के लिए पुरुषों का सहारा लेना पड़े। ऐसा क्यों नहीं है कि हम अपने कार्य क्षेत्र में, अपने काम पर, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में हम अपनी इच्छा से जा सकें और हमें इस तरह के किसी के अनचाहे स्पर्श को ना झेलना पड़े। शिमला का देख लीजिए, वो गुड़िया कांड हुआ। मतलब स्कूल भी नहीं जाने देंगे क्या आप एक लड़की को? एक स्त्री को आप काम पे नहीं जाने देंगे, एक बच्ची को आप स्कूल नहीं जाने देंगे। हर समय उसके दिमाग में ये खौफ रहेगा कि मैं अकेली हूँ और मेरे साथ में कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है। कहाँ कहाँ आप स्त्री को सशक्त होने की जो है वो छूट दे रहे हैं। स्त्री तो इस तरह से कभी भी सशक्त नहीं होगी। और मैंने देखा है कि ये जो पिछले जो 10-20 साल रहे हैं उसमें मैंने देखा है कि दोनों तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हुई हैं। एक, कि एक तरफ स्त्रियां अपनी पहचान बना रही हैं, सब जगह सामने आ रही हैं, है ना। और मतलब किसी भी कार्य क्षेत्र में जा रही हैं, नाम पा रही हैं, प्रसिद्धि पा रही हैं, पैसे भी कमा रही हैं। और एक मतलब उनको सराहा जा रहा है पूरे विश्व के स्तर पर। एक तरफ तो ऐसा भी है, लेकिन ऐसा हो जाने से दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि एक आम स्त्री के साथ में रेप नहीं हो रहे हैं या वायलेंस नहीं हो रहा है। मतलब डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा है, रेप्स भी हो रहे हैं, और सब कुछ, मतलब उसे अवांछित अनचाहा स्पर्श भी दिया जा रहा है और वो बोल भी नहीं पा रही है। तो समाज वही है, और समाज में ये दोनों तरह की जो भावनाएं हैं, मतलब दोनों तरह की जो स्त्रियां हैं, उनकी जो विडंबनाएं हैं, उनका जो मतलब डिफरेंस है वो हमें साफ दिखाई दे रहा है। मतलब ये आयरनी है हम लोगों की, कि एक तरफ सशक्त होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ मतलब आपके स्कूल जाने पर भी आपको ये खौफ होगा कि यार हम जाएंगे, हमारा 4 किलोमीटर का पैदल रास्ता है, हम उस पैदल रास्ते में जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो यानी हम अब स्कूल जाना भी छोड़ दें। अगर हम बाहर निकलते हैं, अगर हम सुंदर लग रहे हैं, कोई हमें छेड़ेगा तो हम सुंदर लगना भी छोड़ दें। हम जानबूझ के अपना मतलब चेहरे पे काला रंग क्यों ना पोत के चले जाएं, फिर तब 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 भी आपको छेड़ेंगे। मतलब ये हद है, पुरुष की ये हद है कि किस तरह से एक स्त्री को, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, उस स्त्री को पुरुष के अनचाहे स्पर्श का अनचाहा भागीदार बनना ही पड़ेगा। अब मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे थोड़े से इनके कारणों पर भी जो है वो बात कर लेनी चाहिए कि आखिर क्यों, मतलब क्यों, वो कौन सी वजहें हैं, वो कौन से कारण हैं जिनसे जो स्त्रियां हैं उनको ये सब झेलना पड़ता है। तो हालांकि इनमें से काफ़ी चीज़ों का इशारा मैंने पहले ही कर दिया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मैं थोड़ा सा दोहराना चाहूँगी। पहली चीज़ जो मुझे लगती है वो ये कि एक तो मतलब भारत में ख़ास तौर पे मतलब सेक्स को लेकर एक बहुत ही मतलब जो मानसिकता है वो बहुत ही दबी छिपी मानसिकता है, उसके ऊपर बात नहीं होती, है ना। मतलब एक खुलापन नहीं है कोई। मतलब स्कूलों में सेक्स एजुकेशन होती है तो टीचर्स बोल देते हैं कि खुद पढ़ लो, है ना। मतलब और बहुत सारे स्कूल्स जो कि सिर्फ लड़कियों के होते हैं, वहाँ पर भी ये नहीं पढ़ाया जाता। जो सिर्फ लड़कों के होते हैं, मैं शिमला की ही बात करूँ, वहाँ पर भी ये सेक्स एजुकेशन ना के बराबर है। मतलब ये कह दिया जाता है कि खुद पढ़ लो। अच्छा, जबकि मुझे लगता है कि अगर सेक्स एजुकेशन मिलती है प्रॉपर, मतलब बच्चों को, मतलब एक 7वीं 8वीं क्लास से ही, तो इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, बल्कि इससे एक जो एक लड़की है वो भी अपने शरीर के बारे में सजग हो रही है, और लड़का भी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लड़के के खिलाफ कुछ नहीं होता इस संसार में। लड़के के साथ में भी तो रेप होते हैं, वो मतलब दूसरी तरह से, मतलब लड़कों को भी तो प्रताड़ित किया जाता है, ऐसा नहीं है। तो मतलब एक अपने शरीर के बारे में जो एक जागरूकता है, जो एक सजगता है, वो एक पैदा हो सकती है। आप तो एक तो सेक्स एजुकेशन का होना ज़रूरी है। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि बहुत बड़ा, मतलब लड़कियों और लड़कों के बीच में बड़ा भारी सेग्रीगेशन है। मतलब हम कॉलेज में पहुंच जाते हैं, कोएड कॉलेजेस हैं, लेकिन तभी भी लड़कियां अलग बैठेंगी और लड़के अलग बैठेंगे। अरे भाई, लड़के लड़कियां जब एक साथ में स्कूल में पढ़ रहे हैं तो एक साथ में बैठ क्यों नहीं सकते हैं? आप एक साथ में बैठेंगे, बात करेंगे,
तो आप एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे। तो ये एक जो अनदेखे, अनजाने का जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, आकर्षण, जो अनदेखा है, जो अनजाना है, उसका बहुत भारी आकर्षण होता है। मतलब जब किसी स्त्री को पहले छुआ ही ना हो, तो वो छूने में भी एक अपना मतलब वो होता है कि अच्छा कैसा होगा। तो ये सारी जो फीलिंग्स हैं, ये एक तो सेक्स एजुकेशन से कम हो जाएंगी, और एक जो मतलब सेग्रीगेशन जब आपका कम हो जाता है, कि जब मतलब आपके बीच में कोई अलगाव नहीं है, आप साथ में बैठ रहे हैं एक सामान्य इंसान की तरह है यार। एक वो भी विद्यार्थी है, आप भी विद्यार्थी हैं, बस फ़र्क इतना है कि आप स्त्री और पुरुष हैं। तो मतलब स्कूल के दिनों से ही अगर आप मतलब कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ में, पुरुष और स्त्री अगर कंफर्टेबल हैं और एक दूसरे को समझ रहे हैं, तो फिर वो मतलब उसके शरीर को समझने से पहले उसके मन को समझने की बात आएगी। और जहाँ मन को समझ लेते हैं वहाँ पे फिर ऐसे किस्से होते नहीं हैं, है ना? क्योंकि आप एक दूसरे, आपके मन में एक स्त्री के प्रति जब तक एक संवेदना नहीं जागती, या स्त्री के मन में भी मतलब कि पुरुष के लिए एक संवेदना नहीं जागती, तब तक वो स्पर्श कभी मधुर मीठा तो हो ही नहीं सकता, है ना? स्पर्श तो प्रेम भरा या मीठा तभी होगा ना, जब आप एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के मन को आप छूते हैं, तभी तो शरीर का छूना आपके लिए सुखद होगा। तो एक तो मैं ये सोच रही थी कि ये एक मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए, और ये सेग्रीगेशन कम होना चाहिए, या कम कम क्या मतलब ख़त्म होना चाहिए सेग्रीगेशन स्त्री और पुरुष के बीच में। दूसरा जो बहुत बड़ा जो कारण है वो ऑब्वियसली हमारी पुरुष प्रधान मानसिकता है। और जो पुरुष प्रधान समाज है, उसमें स्त्री को बना ही ऐसा दिया गया है, जिसमें उसको एक संपत्ति के रूप में, या एक उसको एक वस्तु के रूप में, उपभोग की वस्तु के रूप में जो है वो उसको देखा जाता है। यानी स्त्री जो है वो छूने की ही चीज़ है ना, वो इस्तेमाल करने की ही चीज़ है ना, वो गलत नज़रिए से देखने की ही चीज़ है ना, क्योंकि स्त्री तो चीज़ है, इंसान तो है नहीं, है ना? तो ये जो पुरुष प्रधान समाज है, इसमें जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी, ये मानसिकता ख़त्म नहीं होगी, और हम माएँ, हम टीचर्स, हमारे जो नई पीढ़ी है, वो सब ही इन सारी चीज़ों को कर सकती है, इस मानसिकता को बदल सकती है कि ये सब चीज़ें ना हों। लेकिन इन पिछले 10-20 सालों में ये चीज़ कम होने की बजाय और बढ़ी है। मुझे याद है अपना ज़माना, मैं तो थप्पड़ भी मार दिया करती थी, ठीक है? मैंने तो कॉलेज में भी मतलब बस में भी सफ़र करते हुए एक लड़के को थप्पड़ मार दिया था कि तू कौन होता है मुझे छूने वाला, है ना? और हालाँकि मैं कोई अशिष्ट व्यक्ति नहीं थी, और ऐसा नहीं, मैं मुझे सिर्फ़ तभी गुस्सा आता था जब कोई मेरी तरह कोई कोई मेरे साथ में दुर्व्यवहार कर रहा हो। तो वो एक लड़का था जो मेरा अक्सर मेरा मतलब बस में पीछा करता था। तो उस दिन ऐसे ही हुआ कि बस में मैं बैठी थी, और वो मेरे साथ वाली सीट पर आके बैठ गया, और मुझे वो व्यक्ति पसंद नहीं था, और बस पूरी खाली पड़ी है। तो मतलब जेएनयू की बसें अक्सर खाली रहती थी। तो बस खाली पड़ी है, तुम उठो, तुम दूसरी सीट पे जाके बैठ जाओ। अच्छा, वो मेरे साथ में आके बैठ गया। मैंने कहा ठीक है, वो नहीं उठ रहा है, अगर वो मेरे साथ में आके बैठना चाहता है। मैं वहाँ से उठी और मैं किसी और सीट पे जाके बैठ गई, कूल, है ना? लेकिन फिर उस व्यक्ति ने क्या किया कि वो व्यक्ति फिर से मेरे साथ वाली सीट पे आके बैठ गया। तो मैंने उससे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है? तो उसने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा जब बस खाली पड़ी है तो कहीं और जाके बैठ जाओ, है ना? तो कहता नहीं, मैं तो आपके साथ ही बैठूंगा, मतलब आप तो नहीं बोला उसने, तुम्हारे साथ बोला। तो उसने बोला मैं तो तुम्हारे साथ में ही बैठूंगा, है ना? तो फिर मैंने उसको निकलने में खड़ी हो गई और मैंने वहाँ से निकलना चाहा। तो उसने अपने पैर मेरी टांगों के साथ में अटका दिए कि नहीं निकलने दूंगा। तो अब बताइए, मैंने उसको दिया एक झापड़, और उसके बाद कंडक्टर आया और उसने उस बंदे को बोला चल बस से नीचे उतर, और बल्कि उसने बस सिर्फ धीरे की, और हल्की सी चल रही बस थी, और उसको धक्का दे गया, है ना? उसको धक्का दे दिया उस बंदे को उसने बस से, कि क्या मतलब छेड़छाड़ करता है। और आप सोचिए कि वो शायद पहली बार थी, और पहली बार मेरा चेहरा बिल्कुल लाल, है ना? मैं शर्म से मरी जा रही थी कि मार तो दिया, लेकिन अब जितने भी बस में लोग हैं, चाहे 10-12 हैं, मुझे देख रहे हैं, है ना? लेकिन इस फीलिंग से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये कह रही हूँ कि मतलब आप किसी से अगर आप बात करें, इन सारे इश्यूज़ को अगर आप छुपाने के बजाय इनको ओपन में लाएँ, इनके ऊपर डिस्कशन होने चाहिए, तब जाकर ही इस मानसिकता को बदला जा सकता है, जिसमें पुरुष एक स्त्री को अपने उपभोग की
इस्तेमाल की वस्तु ना समझे, बल्कि उसको एक जीता जागता इंसान तो समझे। दूसरी मुझे जो चीज़ लगती है वो सांस्कृतिक मूल्यों का, यानी जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको जो है वो सामने लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी धर्म, कोई भी संस्कृति स्त्रियों का अपमान करना नहीं सिखाती है। सभी संस्कृतियों में स्त्री के सम्मान की ही भावना रही है। लेकिन आज हम चूँकि अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी उस तरह से महसूस नहीं करते हैं, और तो मुझे लगता है कि एक उस तरह की शिक्षा, यानी वैसे मुझे नैतिक शिक्षा शब्द अपने आप में पसंद नहीं है, लेकिन इस तरह की एक नैतिक सांस्कृतिक शिक्षा, एक ईमानदारी मतलब मोरालिटी की जो एक इंटीग्रिटी, मतलब मोरालिटी की जगह मुझे लगता है इंटीग्रिटी शब्द जो है वो ज़्यादा अच्छा है। तो एक वो इंटीग्रिटी की जो विरासत है जो हमारे सभी शास्त्रीय ग्रंथों में मिलती है, पुरातन जितने भी शास्त्र रहे, वो उस सांस्कृतिक विरासत को दोबारा से जो है वो हमें सामने लाने की ज़रूरत है, उसको महसूस करने की ज़रूरत है। एक ये भी तरीका हो सकता है जिससे हम इस तरह के अनचाहे स्पर्श से मतलब अपने बच्चों को, अपनी नई पीढ़ी को बचा पाएँ। और खैर जहाँ तक लड़कों का सवाल है, मेरा भी एक बेटा है और मैंने हमेशा ये कोशिश की है। मुझे नहीं मालूम मेरी कोशिश कितनी कारगर होगी। मतलब अभी इस समय वो किशोरावस्था में है, कौन बच्चे आजकल माँ बाप की बात मानते हैं। लेकिन फिर भी मैंने उनसे कोशिश की है कि मैं उनसे मतलब उससे मैं सेक्स से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं मैं उससे खुल कर बात करती हूँ, जिससे उसको पता रहे कि ज़िंदगी में ये भी एक चीज़ है। मतलब ऐसा कोई बहुत ही कोई अनजानी, कोई बहुत ही आकर्षक वस्तु नहीं है, एक ज़िंदगी का फैक्ट है। तो उसको वो फैक्चुअली ले कि हाँ, ऐसा सब कुछ है ना। और मैं उसको बहुत मतलब मैंने उसको भी, मुझे हमेशा लगता है कि मैं उसको कि वो कभी कोई गलत काम ना करे। मैं उसको बोलती हूँ दोस्त बनाओ, तुम्हारे दोस्त ऐसा नहीं, मतलब लड़कियाँ होनी चाहिए तुम्हारी दोस्त, दोस्त होनी चाहिए, लेकिन गलती से भी कभी उनको छूना नहीं, ना। तो ये जो एक क्योंकि यहीं से अगर जब तक एक बच्चा, जब तक एक किशोर है ना, वो बचपन से ही अगर ये सब चीज़ें नहीं सीखेगा तो आगे चलकर मुझे लगता है कि वो एक फिर ज़िम्मेदार नागरिक तो नहीं बन पाएगा। अब नहीं पता मेरा बच्चा समझेगा कि नहीं, नहीं पता आप लोग जो मुझे देख रहे हैं वो मेरी इन इन बातों को समझेंगे कि नहीं। हो सकता है हँसी आए, हो सकता है ऐसा लगे कि बहुत छोटी सी बात है, क्या है कि किसी ने छू भी लिया तो ऐसा कौन सा बहुत बड़ी बात हो गई, क्या है ना। हो सकता है ऐसे भी आपके मतलब बीच में से जो है वो प्रतिक्रियाएं आएँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि कम से कम इस बारे में मतलब डिस्कशंस हों, बातचीत हो। तो इसी से अंत करूँगी। अ, अगर आगे चल के कभी सवाल जवाब होते हैं इस विषय पर तो फिर उसका इंतज़ार है। शुक्रिया।